बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी, चलें आप गैस खुद ही कर लेते हैं मैं किस हवाले से बात करूंगा। तो वो सब्जेक्ट तो होगा, क्योंकि क्या करें, उसके ऊपर रोज़ कोई ना कोई कार्रवाई होती है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला जाता है वहाँ फिर दोनों पार्टीज जो है वो तवा आजमाई करती हैं, एक दूसरे पर बरस पड़ती हैं। उस हवाले से बात होगी। कुछ होगी पैनामा लीक्स की, जिसके सवाल आप पूछेंगे जवाब भी आप देंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। सेठी साहब जवाब देंगे। देखिए, हम तो सवाल पूछते हैं। सेठी साहब सवाल वैसे किसी को भी अच्छे नहीं लगते हमारे मुल्क के अंदर। बहरहाल इस हवाले से बात कुछ मुख्तसर करेंगे हम, लेकिन आगे चल के बात होगी सिंध के अंदर रेंजर्स के इख्तियारात का मामला। ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर मसला बना रहा है। अब भी उम्मीद यही की जा रही है कि रूटीन का मसला है, कल हो जाएगा हल। लेकिन आसिफ जरदारी साहब के वतन वापस आने और फिर बाहर चले जाने के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया है कि क्या अब भी कोई शुकूक व शुबहात हैं, क्या कोई रिजर्वेशंस हैं सिंध हुकूमत को रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। क्योंकि आज एक करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध असम्बली में जमा कराई गई, जिसमें कहा गया कि रेंजर्स के इख्तियारात, सिंध रेंजर्स के इख्तियारात जो हैं वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए उनको इख्तियारात दे दिए जाएं और ये सिंध तक, अंदरून सिंध में भी इख्तियारात उनके पास होने चाहिए, महज कराची तक लिमिटेड नहीं होने चाहिए। इस पर बात करेंगे। आगे चलकर बात इस हवाले से भी होगी कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे और एक प्रोफेसर रावलपिंडी के यूनिवर्सिटी के, फातिमा यूनिवर्सिटी के, उनको इसी साल यानी 2017 में जनवरी में तकरीबन 10 दिन पहले एबडक्ट किया गया इस्लामाबाद से। उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, पंजाब से भी गालिबन 3-4 लोगों को एबडक्ट किया गया है और उनके बारे में अभी तक कोई ख़बर, कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। क्या रियासती इदारे, हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल खामोश रहेगी? अगर इन लोगों ने कोई जुर्म किया था तो इनको क्या कानून के मुताबिक सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या इनको बाकायदा प्रोसीजर के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? क्या कोई क्लू आज हमारी हुकूमतों के पास है इस हवाले से या नहीं? इस हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। सेठी साहब, क्या हाल चाल है? तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। मेरे बहुत नेक इरादे होते हैं हमेशा। मैं तो देखिए सवाल होता है मेरा, बाकी आपको बताइए जवाब आपके जो है आड़े टेढ़े होते हैं, मेरे तो सवाल सादे से होते हैं। देखा जाएगा आज, अगर तुम पूछो तो सही सवाल, आई एम गोइंग टू थ्रो इट बैक एट यू। हद हो गई है, आड़ा टेढ़ा जवाब आपका होता है, मैं तो सीधा सा सवाल करता हूँ। देखते हैं आज। अच्छा सरकार में जरा देख लेते हैं हम आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ उस पर हम जरा बाद में बात करते हैं। लेकिन जरा बाहर निकल के आज ये था कि कम से कम एक दूसरे पर बयानबाजी जरूर हो रही थी, लेकिन मूड भी अच्छा था दोनों जमातों का। यानी ख्वाजा साद रफीक साहब एक तरफ और ख्वाजा आसिफ साहब तबाह आजमाई कर रहे थे और फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने भी हंस हंस के बातें की। तो सियासी माहौल के लिए तो बड़ा अच्छा था। लेकिन क्या कहा, जरा ये एक मोन्टाज है, इसे देखिए। तकरीरें करनी आती हैं, भाषण देना आता है, लंबी लंबी छोड़नी आती है, सबूत देने नहीं आते। दूध पीते बच्चे हो, फीडर में दूध पीते हो। बड़ी धुआंधार तकरीर हुई, धुआं उठ रहा है यहाँ से। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बात कर रहे थे, जो तो वहां से तकरीर की आवाजें आ रही थी। इतनी ऊंची आवाज में झूठ बोलते हैं, टांगे जोड़ के, कि सच का गुमान होने लगे। जितनी ऊंची आवाज थी उतना ही इनको पता कि ये झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो इस्तीफे फेंक गए थे, हमसे इस्तीफे मांगते हो? अपने इस्तीफे फेंक गए थे, हमने उठा के सीने से लगाए और आपको उठा के सजा के बना सवार के फिर ले गए पार्लियामेंट में। ये इन्होंने इतना शोर मचाया कि पार्लियामेंट के अंदर आओ, वो मैं इतनी दूर इनकी तकरीर सुन रहा था। पहले क्यों नहीं बताते थे कि मेरी भी ऑफशोर कंपनी है? आपने भी अपने असासे छुपाए हैं। कभी अपनी ऑफशोर कंपनी शो किया आपने? बजाय अपना जवाब देने के उल्टा हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुंह बंद करने के लिए। गाली देना, इल्जाम लगाना, लोगों की बेइज्जती करना, इस इमरान खान का तुर्रा इम्तियाज है। ये जो 2 शोर में जाके गए हैं, इनके ज़मीर मर गए हैं। शरीफ खान के दरबारी हैं, शरीफ खानदान के। जितने रंग और मौक़िफ़ इमरान खान ने बदले हैं, इतने किसी गिरगिट ने रंग नहीं बदले। जिनके ज़मीर जिंदा है वो कोई ऐसे आके नवाज शरीफ को डिफेंड नहीं कर रहे। जिनको हड्डियां फेंकी जा रही हैं, जिनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, जिनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, वो इस तरह के शोर मचाते।
मैं ये कह सकता हूँ कि इट मेक्स अ वेरी गुड टीवी, बड़ा जबरदस्त टेलीविजन बनता है बड़ा इससे। अच्छा बनाया आपने। हाँ, मतलब ये जियो न्यूज ने बनाया हुआ है, जियो न्यूज़ ने। जबरदस्त बना हुआ है। हाँ, तो अब क्या रहेगी बात? नहीं, बात ये रह गई सेठी साहब, देखिए चलिए ये तो हमने दिखा दिया ऑन द लाइटर साइड के, सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो क्या फुलझड़ियां थी। फुलझड़ियां थी। कोर जो इशू है वो ये है, देखिए हम इस बात पे नहीं जाते कि जजेस ने क्या कहा या उनके ऑब्जर्वेशंस क्या है, हम उससे हटकर एक बात जिसके ऊपर सवाल उठ रहा है वो ये, वज़ीर आज़म की तकरीर जो नेशनल असेंबली में की गई उसमें और उनके जो बयानात जो उनकी तरफ से शवाहिद क्लैरिफिकेशन कोर्ट में जमा कराई गई उसमें फ़र्क है। वज़ीर आज़म साहब के बच्चों के मौक़िफ़ में और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ में कहा यह जाता है कि वज़ीर आज़म की तकरीर के अंदर कतरी शहजादे या कतर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स या सेटलमेंट्स का जिक्र नहीं था। ये मौक़िफ़ है पिटिशनर का, यानी तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये तज़ाद है तकारीर के अंदर। अब वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान के, बड़े एमिनेंट लॉयर हैं, वो आर्गूमेंट दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जी जब आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ और उनके बेटे या उनकी बच्चों की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया उसमें तज़ाद नहीं है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो वहाँ पर ये बात इम्यूनिटी की, इस्तिस्ना की, प्रिविलेज की क्यों आ रही है? क्यों साइटेशंस दी जा रही हैं, क्यों आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं? ये लोग अब सवाल कर रहे हैं और मेरे ख्याल में सवाल नाजायज नहीं है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए, ना मैं क्लेम करूंगा, तो फिर इस बारे में अब इतने एक्सटेंसिव आर्गुमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं? इसमें यार बड़ी सीधी सी बात है जिसको मैं समझता हूँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कोई ऐसी बात है जो कि हमें सब समझ नहीं आ रही है। किसी को समझ नहीं आ रही है इस बात की। बात यह है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक स्पीच दी है जिसके अंदर किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया तो उसका मतलब यह है कि उस चीज़ का वजूद नहीं है। तो ये कहना कि जी फलानी कतरी प्रिंस का जिक्र नहीं किया इसलिए वो स्पीच में वो जाली स्पीच है या झूठ है, वो तो बात नहीं बनती ना। अगर एक चीज़ का जिक्र नहीं किया तो नहीं किया, जिस चीज़ का जिक्र किया अगर वो गलत की है तो फिर बात बनती। दूसरी चीज़ ये है मुनीब कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है ना वो बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ वो कहते हैं मैं इस्तिस्ना नहीं मांग रहा, जो मैं यहाँ बात कह रहा हूँ डिस्कस कर लें आप, मगर उनके जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है, उसको जज हजरात ओवरथ्रो नहीं कर सकते एज अ मतलब हाँ पार्लियामेंटेरियन 66 वाली आर्टिकल कानून के मुताबिक। ठीक। अब तो इसके ऊपर घूम रही है बात कि जी अगर इस्तिस्ना है और आप कहते हैं है तो फिर कैसे है कि आप ये कह रहे हैं कि हम मांग नहीं रहे हैं? जब आप आर्ग्यू ये करते हैं कि इस्तिस्ना है तो इसका मतलब है आप पॉइंट मेक कर रहे हैं कि जी इस्तिस्ना हासिल है इसलिए आप प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। मतलब फिर सवाल है कि क्या आप सिर्फ बता रहे हैं कि जी इस्तिस्ना है या आप मांग रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं? अच्छा, तो इसलिए इसके ऊपर कंफ्यूजन चल रही है। ये बड़ी सिंपल तरीके से ये कंफ्यूजन हल हो सकती है। मुझे ले जाइए अदालत में और मैं जाके सोल्यूशन दे देता हूँ। फिर उसके बाद वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे कहेंगे चलो तुम्हें भी डिसअपीयर करते हैं। अब बात ये वहां पर आप कानूनी तौर पर होंगे डिसअपीयर। हाँ, तो आपका वही पता ना, लगेगा। हाँ, बात की सीधी सी। आज एक जज साहब से पूछा किसी एंकर ने तो कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा यार देखो बात तो उसके ऊपर हो सकती है मगर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। कानून के मुताबिक यू कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते कि आपने वहां झूठ बोला है, ये आप उसके ऊपर कन्विक्शन नहीं हो सकती। क्या डिस्कशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या पूछा जा सकता है कि जी आपने वहां ये कहा था तो क्या ये सही है या गलत है? ये डिस्कशन अदालत में हो सकती है, मगर उस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ये है प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, इम्यूनिटी है। अच्छा, अब मखदूम साहब का मसला क्या है? एक तरफ अदालत कहती है बताएं आपके इम्यूनिटी है कि नहीं है, इस्तिस्ना है कि नहीं है। ओके, सवाल पूछा गया था। वो कहते हैं जी कानून के मुताबिक तो नहीं है। तो कहते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आप कर लें, मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं वो उनकी जाती ओपिनियन है, कानून ये कहता है कि नहीं कर सकते। अलबत्ता आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये कहना चाहिए मखदूम साहब को कि देखिए आप ये अगर आप इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बात करने से तो किसी ने रोका नहीं है। आप कोई सवाल जवाब भी कर सकते हैं, कर लीजिए, मगर याद रहे कि उस सवाल जवाब के जो बेसिस है
उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी किस्म की प्रोसीडिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करने के लिए, उसको आप इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं करेंगे। आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मांग लीजिए कि वहाँ उन्होंने ये कहा, ये चाहिए मखदूम साहब को कैसे कहना। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जजेस जो पार्लियामेंट को जो इम्यूनिटी मिली है उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर वो ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के वकील के मुंह से ये बात आए कि जी इस्तिस्ना है या नहीं है। मैं समझता हूँ ये वो नहीं कह सकता कानूनी तौर पे, या तो होना कि वो एमिकस क्यूरी मंगवा लें किसी को, ठीक है जी, या अटॉर्नी जनरल को बुला लें कि जी आप बताएं इस्तिस्ना है कि नहीं है। वो आगे से कहेगा जी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, वो है इस्तिस्ना, वो आप उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। मतलब आप उसको सबूत बनाकर उनको सजा नहीं दे सकते। मैं असल अगर सादा लफ्जों में मतलब अच्छा ये क्यों ये हो रहा है? क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल की जो बात हो रही है, ऑपोजिशन चाहती है कि उनकी स्पीच का इस्तेमाल करके प्रूव किया जाए कि कुछ इसके अंदर गैप्स है या झूठ है, और उसके बेसिस के ऊपर जजमेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई जाए। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो आप मेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप डिस्कस करना चाहें, उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढना चाहें, मेरे से कुछ और इंफॉर्मेशन लेना चाहें, वो ले लें। मगर क्या मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं आपको कहूं कि कानून जो है उसको आप ओवरथ्रो कर दें जस्ट बिकॉज क्योंकि आप मेरी बात के ऊपर कुछ तवज्जो देना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब, क्योंकि वो सारे पार्लियामेंट की राइट्स हैं, जब आज ये क्योंकि ये आर्गुमेंट भी कोर्ट के अंदर जारी बात हुए, जो रिपोर्टिंग भी होती है कि जजेस ने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं, आप तो मांग रहे हैं फिर इस्तिस्ना, और दूसरी बात ये कि फिर दूसरी साइड से, पिटिशनर की साइड से ये बात तो कम से कम चले पब्लिक कंजम्पशन के लिए या सियासी तौर पर वो कहने के हक बजाने होंगे ना जी कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि मैं इम्यूनिटी नहीं ले रहा या नहीं मांगता, दूसरी तरफ अगर वो क्लेम कर रहे हैं, जाहिर बात है उनके मौकफ और उनके बच्चों के मौकफ में फिर कोई फर्क है नहीं। वो तो बाद की बात है ना, फर्क है या नहीं है। वो कह प्राइम मिनिस्टर का मौकफ ये होना चाहिए कि आप डिस्कस कर लें, हमसे पूछ लें और जो कुछ पूछना है, ठीक है, मगर ये मत कहिए कि जी मैंने वहां ये कहा था और क्योंकि वो गलत है तो इसलिए हम आपको सजा देने के लिए तैयार हो गए। ये आप ना करें, बिकॉज जब ये आप करेंगे तो फिर आप सारे पार्लियामेंट की इस्तिस्ना जो कानून ने उनको दिए वो आप उसको ओवररूल कर रहे हैं। तो मैं कौन होता हूं कि आपसे ये कहूं कि आप ये कर लें, क्योंकि मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं सारी पार्लियामेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक कानून है कि उसको मैं ओवरथ्रो कर दूं। मगर उन्होंने खुद ये कहा है कि जी आप इस्तिस्ना मैं नहीं मांगता, मतलब मैं इम्यूनिटी इससे नहीं मांगता कि आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं कर लें, मेरे से और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले लें, मुझे क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं आप कर लें। क्या इससे ये अख्स भी किया जा सकता है सेठी साहब? क्या एक सवाल है। नहीं, जजेस को बड़ी सी बात है यार, जजेस को ये कहना चाहिए कि अच्छा फिर मखदूम साहब आप इस्तिस्ना मांग तो नहीं रहे हैं, तो ये बताइए कि हम जरा वो डिस्कस कर लें वो सारा मामला जो है कि वहाँ क्या हुआ, क्या कहा, क्या नहीं कहा, फिर बात हो ना। जजेस ये कहें कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, चले, आपको कोई इतराज तो नहीं है कि डिस्कशन? जजेस जब ये फरमा रहे हैं कि जी भाई तजाद है, फर्क है मौकफ, तो फिर जजेस ये कहें कि जी अगर मौकफ में फर्क है तो आगे बताइए हमें, ये वहां आपने ये कहा, यहां आपने ये कहा, तो वो तो जाना चाह रहे हैं वहां, तो इनको जाने देना चाहिए। अच्छा, बिकॉज दैट इज, मगर अगर अपनी जजमेंट में उसको साइट किया कि आपने ये कहा था और ये कहा था स्पीच में, तो फिर वो प्रोसीडिंग्स बन जाती है। ये कानून का एक तरफ सियासत, एक तरफ कानून। जजेस ये चाह रहे हैं कि आप अपने मुंह से कहें कि आप हमने पार्लियामेंट में जो कहा है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें उसके ऊपर सजा दे सकते हैं। वो कहते हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हमारे खिलाफ। आप इंक्वायरी करना चाहें कर लें, हमसे सवाल पूछना चाहें पूछ लें, मगर जब भी आप कोई फैसला करेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के वकील और वज़ीर आज़म का मौक़िफ़, सारी बात है, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ अपने वकील के थ्रू ये रहा है कि कोई बयान में तजाद नहीं है। वो एक उन्होंने कहा, उन्होंने ओवरव्यू दिया, मखदूम साहब ने कहा अदालत के अंदर, ओवरव्यू दिया और फिर फाइन डिटेल्स जो हैं वो फिर अदालत में सबमिट की गई जब मुकदमा शुरू हुआ। अब सवाल ये है कि क्या इसको सिर्फ ये कहकर ही यहाँ पर क्लोज नहीं किया जा सकता? जब आप बार बार हवाले देंगे और फिर आर्गूमेंट्स जारी रहेंगे, जारी बात है कोर्ट के कहने पर ही मामला शुरू हुआ, तो फिर तासुर या अदालत के अंदर अदालत भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी, जिस तरह आज कहा गया कि आप तो मांग रहे हैं फिर हमसे 66 वाली, आर्टिकल 66 वाली, 66 वाली, आप तो इम्यूनिटी हमसे मांग रहे हैं। इम्यूनिटी फॉर प्रोसीडिंग्स और इम्यूनिटी फॉर डिस्कशन क्या मांग रहे हैं? अब वो अदालत क्या समझती है? वो कहते हैं डिस्कस नहीं हो सकती। नहीं तो वो पूछे ना उनसे, ओपनली पूछे कि जी आप हमें रोक रहे हैं फ्रॉम डिस्कशन,
या आप हमें रोक रहे हैं फ्रॉम यूजिंग इट एज अ केस। तो वो ये आगे से एक ही जवाब दे सकते हो कि जी हम तो कहते हैं आप डिस्कस कर लें, मगर कानून ये कहता है कि आप हमारे खिलाफ वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये हम नहीं कह रहे, ये कानून कह रहा है। अगर आपने ये कानून हमारे खिलाफ ओवरथ्रो किया तो ये फिर सारी पार्लियामेंट के खिलाफ एक आप ओवरथ्रो कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं कर रहे, ये एक प्रेसिडेंस बन जाता है। कल को जजेस को भी इम्यूनिटी है फ्रॉम पार्लियामेंट की, हाँ, उनके अंदर कॉन्डक्ट कल को फिर ये भी इसकी भी इजाजत दी जाएगी, फिर वो भी इम्यूनिटी विड्रॉ हो जाएगी। तो ये इसलिए ये एक तरफ कानून का मसला है, एक तरफ एक केस का मसला है। मैं समझता हूँ जजेस को बड़ा क्लियरली कहना चाहिए कि हम इसकी अब ये जो इस्तिस्ना हासिल है हम एक्चुअली उसको डिस्कस करना चाहते हैं कि ये इसको ओवरथ्रो करें कि ना ओवरथ्रो करें। कर दे ओवरथ्रो, प्रेसिडेंस बना के कर दे ओवरथ्रो इफ दे थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। मैडम लेकिन नहीं, वो तो एक आइन का आर्टिकल है साहब, अगर उसको ओवरथ्रो तो ऐसे नहीं किया जा सकता उसको, तो अगर तो जब ये करेंगे नवाज शरीफ के खिलाफ तो ओवरथ्रो हो जाएगा ना, प्रेसिडेंट बन जाता ना। जैसे ही प्रेसिडेंट बनता है तो फिर आप ओवरथ्रो हो गए। बट मेरे ख्याल में आज ये भी अब एक्चुअल बात क्या है, लेकिन ये भी कहा गया हाल में जजेस को इस बात का इदराक है, वो कह रहे हैं कि इस तकरीर की बेसिस के ऊपर वो किसी को सजा नहीं दे रहे, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं। आप वाली बात है तो बस फिर ठीक है, डिस्कस जरूर कर रहे हैं। नहीं, मगर बात यह है कि आगे जाके इसको फिर कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, इसमें से कोई चीजें निकलेंगी, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस निकलेंगे, कोई सवाल निकलेंगे, उसके जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे। फिर जब जजमेंट बनाई जाती है तो फिर हवाला तो देना पड़ेगा ना जी, वहां आपने ये कहा, यहाँ आपने ये कहा, वहां आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, यहाँ आपने सवाल का जवाब दिया। तो वो एक यार्डस्टिक बन जाती है, एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर बन जाता है, एक पैग बन जाता है जिसके इर्द गिर्द फिर सारी बात घूमती है। क्यों? तो फिर प्रोसीडिंग्स ही बन जाती है ना। क्योंकि आज मैं देख रहा था खोसा साहब के हवाले से, मतलब ये बार बार बात कही गई, उन्होंने कहा कि जी हमारे सामने जितने भी मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स आपने साइट किए हैं, इवन ब्रिटिश लॉ के, वहां पर भी ये प्रेसिडेंट है कि कम से कम जहां तक मामला आ जाता है करप्शन का, मिस अप्रोप्रिएशन का, करप्शन का, वहां पर इम्यूनिटी उन इश्यूज को कवर नहीं करती, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर की गई हो बातें या उनकी गई हो। बहरहाल अब ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर आई थिंक जजेस शुड टेक, मेरी अपनी व्यू है कि जजेस बड़ी क्लियर कट बात करें वहाँ कि देखिए हम ये डिस्कस करना चाहते हैं, हमने आपकी बात सुन ली, चले हमने आपकी बात एक्सेप्ट कर ली, ओवर रूल कर ली, अब खत्म करें डिस्कशन को, ठीक। और फिर आगे जो भी होता है वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है। इसको घूम घूम के एक ही चीज के ऊपर वो एक बात कह रहे हैं, वो दूसरी बात कह रहे हैं, कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं। भाई आप करें कि जी हमने मखदूम साहब आपकी बात सुन ली, आप हमारे ख्याल में आप इस्तिस्ना मांग रहे हैं, हालांकि आप कह रहे हैं मैं नहीं मांग रहा, ठीक है, चलें, हाँ आप नहीं मांग रहे, हम तस्लीम करते हैं, मगर हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं, इसके अंदर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, इसकी जान पहचान करना चाहते हैं। ओके, तो आपको इतराज है कोई? फिर अगर वो कहता है जी इतराज है तो फिर हो गएंगे, फिर आप अगर एतराज है आप डिस्कशन में नहीं करने दे रहे तो फिर तो ये दिस देन वी हैव अ प्रॉब्लम। देन द जजेस कैन से ओवर रूल्ड, चलिए बात करिए। अब जजेस को भी तो या पीछे हटे या आगे जाके गोल 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 इसको क्लियर करना चाहिए बात को। वो इसलिए इस बात के ऊपर इतनी बहस हो रही है क्योंकि वज़ीर आज़म की तकरीर के ऊपर बहुत इन्हसार है पिटिशनर्स का कि जी तकरीर और थी, अदालती मौक़िफ़ उसमें फ़र्क है, तज़ादात है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि हाँ, मगर मुझे नज़र नहीं आता कि ये एक्चुअली इतना बड़ा पॉइंट है। मैंने बड़ी गौर से स्पीच सुनी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर के गले डाल सकते। मतलब वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कतर की इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र नहीं किया। तो किसी चीज का जिक्र ना करना इज नॉट अ क्राइम, नहीं यार। हाँ, मतलब वही अब बात यही है कि जिक्र नहीं किया, नहीं क्या किया। ओमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट वो एक बात तो होता है मसला बन पे जाती होते हैं, उन्होंने विली नीली उमिट किया होता, उन्होंने कोई बातें की, कुछ बातें नहीं की। जो बातें कही है वो जिस हद तक कही है वो सही है या गलत है? वो सही है। कुछ बातें हैं और कुछ सवाल हैं और उसका जवाब दीजिए। तो मनी ट्रायल के ऊपर भी बात तो यहाँ अदालत में देना उसका वो तो भी बात होनी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद आगे चलेंगे, बस साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, मसला रहा है रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। आपको याद दिलाता चलूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि वहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर सिंध हुकूमत डिलिब्रेट कर रही है, सोच रही है इख्तियारात के हवाले से। आज ये बात इसलिए अहम है क्योंकि सिंध असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि रेंजर्स इख्तियारात
गैर मुय्यना मुद्दत के लिए दे दिए जाएं रेंजर्स को और इनका इतलाक पूरे सिंध के अंदर हो, महज कराची तक महदूद ना हो। सिंध हुकूमत को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं रेंजर्स के इख्तियारात और फिर उनके इस्तेमाल के हवाले से। आपको याद दिलाता चलूँ ये भी कि जब आसिफ जरदारी साहब आप कुछ दिन पहले तशरीफ़ लाए थे तो सिंध में रेंजर्स ने कराची के अंदर उनके करीबी साथी, उनके बिजनेस पार्टनर जनाब अनवर मजीद साहब के मुख्तलिफ दफातर के ऊपर छापे भी मारे थे, कुछ लोगों को पकड़ा भी था। कहा यह भी जाता है कि कुछ हथियार भी उसमें सीज किए गए थे। हेडी साहब बात यह है, करारदाद में तो ये कहा गया गैर मुय्यना मुद्दत के लिए दे दिए जाने चाहिए। कौन कहता है? ये तहरीक इंसाफ ने करारदाद पेश की है। चले एक आम सियासी बात तो ये हो सकती है कि जाहिर बात है उनका स्टेक पे कुछ नहीं है तो उन्होंने कहा दे दें, इख्तियार देना चाहिए। अब मसला इस वक्त क्या है? जनाब जब कायम अली शाह साहब भी जब सीएम थे उस वक्त भी मसला रहा सिंध हुकूमत में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। जब नए सीएम आए तो उस वक्त भी ये बात डिस्कस होती रही, अब भी ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस करारदाद के ऊपर आ जाए, आपकी नज़र में क्या मसले का हल बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे अगर सिंध में रेंजर्स को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए वो स्पेशल पास दे दी जाए? तो ठीक है, अगर आपने पहले एमक्यूएम को स्प्लिट करके 3 हिस्सों में कर दिया है तो पीपल्स पार्टी को भी फारग कर दें। 2 पार्टियां फारग होगी, तीसरी पार्टी के खिलाफ धरना करके उनकी भी छुट्टी करा दें। आप ये चाहते हैं? देखिए नहीं, जस्ट अ मिनट, होल्ड इट। बिल्कुल नहीं दिए जा सकते। बात यह है कि मैं कब से ये कह रहा हूं कि आप टेररिज्म और करप्शन की जो आपने लिंक एस्टैब्लिश की है ये रीजनेबल बात नहीं है। और अगर आपने एक मेन स्ट्रीम पार्टी को इसको यूज करके इस्तेमाल करना है तो वो कभी आपको इजाजत नहीं देगी। आप कू करके ले लें इजाजत, मगर आपको पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं देगी। क्या वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी कि आप हर रोज रेड मारेंगे उनके दफ्तरों के ऊपर, दफातर के ऊपर? नहीं होगा ये। और वो उनके पास ये पावर्स है, आइन उनको पावर देती है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें वो नहीं देगी। फिर चौरी निसार दूसरा कोई और इस्तेमाल कर ले हर बार, ये नहीं देंगे वो अंडर 147। ये इसी तरीके से देंगे, 3-3 महीने करके देंगे। हमसे पहले परमिशन लें, फिर ये करें, फिर वो करें। और अगर खुली छुट्टी दे देते हैं तो इट्स बेसिकली इस है कि आ जाइए, अटैक कर लीजिए हमें। देखिए पीपल्स पार्टी एक ऐसी सिचुएशन में है वहां, उसके अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमन कमेटी के लोग रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, सब सियासी जमातों में होते हैं यार, छोड़ देना इस बात को। व्हाट इज द क्रिमिनल? जो मैसिवली करप्शन करते हैं वो क्रिमिनल्स ही होते हैं ना, और क्या होते हैं। बट हर क्रिमिनल को टेररिस्ट करार दे देना, इट्स नॉट राइट। और वो आपने देख ही लिया कि जिन लोगों को ये पकड़ रहे हैं वहां, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही, कोई एविडेंस ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके साथ एक जमहूरी सिस्टम भी बदनाम होता है और एक सियासी जमात को भी आप हिट करते हैं। तो दिस इज नॉट राइट। और इसलिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये इजाजत नहीं देगी। वो 3-3 महीने करके अंडर प्रेशर और इफ्स एंड बट्स देके करेगी। और जितनी जल्दी रेंजर्स फोकस करते हैं ऑन द रियल इश्यूज, सेक्टेरियनिज्म है, क्रिमिनलिटी ऑफ इंडियन एजेंट्स है, तालिबान हैं, और इस किस्म के जो गैंग्स हैं उनको पकड़ें, खत्म करें, उनको एलिमिनेट करें उनको। मगर ये कि जी वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ उसको लिंक करके और उनको हैरास करना, ये आगे इलेक्शन आ रहे हैं। हाउ कैन द पीपल्स पार्टी गिव परमिशन? बट सेठी साहब जब आप, और ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए पीपल्स पार्टी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स को अपोज कर रही है। उन्हें पता है कि दी आर्मी वांट्स मिलिट्री कोर्ट्स, उन्हें पता है नवाज शरीफ वांट्स मिलिट्री कोर्ट्स। ठीक है, इमरान खान तो से वो तो कहेंगे मिलिट्री कोर्ट्स, वो तो कह रहे हैं मार्शल लॉ लगा दो। बात यह है पीपल्स पार्टी इसीलिए वहां नहीं आपको इजाजत दे रही, कहती है हम अपोज करेंगे। मैं आपको बता दूं, नून लीग और पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप अग्री कर जाए कि ये टेररिज्म और क्रिमिनलिटी का जो लिंक है इसको वो नहीं परस्यू करेंगे। ये कोई तरीका है यार कि आसिफ जरदारी वापस आ रहे हैं और आप उनके राइट हैंड मैन के घरों के ऊपर रेड मार रहे हैं। जिस दिन और या तो हो ना कि कुछ लैंड कर रहे हैं, आप रेड कर रहे हैं, ये आप तो सिग्नलिंग कर रहे हैं, आप कोई सीरियस इंटेंट नहीं है, ये आप सिग्नलिंग कर रहे हैं। आर यू सेइंग कि आसिफ जरदारी इज अनएक्सेप्टेबल टू यू? आर यू सेइंग कि यू वांट टू अरेस्ट आसिफ जरदारी? यार आप क्या करना चाह रहे हैं ऐसे के अंदर? ये कोई तरीका तो नहीं है। क्या आपने 8 साल आपने जेल में रखा है, व्हाट हैव यू प्रूव्ड? मार्शल लॉ इस मुल्क पे लगा रहा है, व्हाट वर दे एबल टू प्रूव?
किसने आसिफ जरदारी को घर जाने दिया? जनरल मुशर्रफ ने घर जाने दिया ना, नवाज शरीफ ने तो नहीं घर जाने दिया। तो अब छोड़िए ना इस बात को, अब पुरानी बातें ना हमसे याद दिलाएं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लिंक है ना इसको ख़त्म करें, टेररिज्म के पीछे जाएं, सेक्टेरियनिज्म के पीछे जाएं। हमें ये लेक्चर्स मत दें कि सेक्टेरियंस जो हैं वो बैंड हों फिर भी टेररिस्ट नहीं होते। ये लेक्चर्स बंद कर दें हमसे। वी डोंट वांट टू हियर दिस, ये चलता नहीं है। ये मिलिट्री कोर्ट्स, पीपल्स पार्टी आपको इजाज़त दे देगी, 1 साल के लिए दे देगी, छोटे मोटे इफ्स एंड बट्स भी करेगी। आपने अगर टेररिज्म के खिलाफ करना है और किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं करना तो वो उसको टू ऑब्जेक्ट। डर यही है कि आप 147 इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फिर मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं 147 के तहत करके मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे। हालांकि हुआ नहीं है, मगर हो सकता है ना, कानून तो अवेलेबल होगा। इसलिए पीपल्स पार्टी विल नॉट सपोर्ट यू ऑन मिलिट्री कोर्ट्स अनलेस यू गिव अप योर डिमांड for one use of 147 to attack people. बट ये ज़हन में रखिए सेठी साहब, ये आप भी जानते हैं कि जब सिंध के अंदर, कराची के अंदर खासतौर पर जब मैं कहता हूँ कराची ऑपरेशन हुआ, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी भी रेंजर्स ऑपरेशन में वहाँ पर सामने आई है, बड़ी इंप्रूवमेंट भी हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि एक बात ये आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब बहुत सारे मामलात के ऊपर शायद चौधरी निसार अली खान साहब भी एग्री नहीं कर रहे थे, खास तौर पे डॉक्टर आसिम हुसैन को जब पकड़ा गया, जिस तरीके से पकड़ा गया, जो कुछ भी हुआ, वो इससे एग्री नहीं करते थे कि डॉक्टर आसिम हुसैन को पकड़ा जाए, ये उनका मैंडेट नहीं था। तो निसार साहब रिकॉर्ड के ऊपर है कि करप्शन आपका मैंडेट नहीं है, वहां पर मत जाइए, दहशतगर्दी के खिलाफ जाइए, क्रिमिनल्स के खिलाफ जाइए। तो यही वो कह रहे हैं ना सिंध गवर्नमेंट, वो कहती है हम 3-3 महीने करके दे देते हैं। अभी तक दिया ना आपको? कितने साल हो गए? 2 साल हो गए नहीं, देखिए ऑपरेशन तो 2013 से शुरू हुआ है, तो 3 साल हो गए ना। हर दफ़ा लड़ाई झगड़ा होता है फिर दे देते हैं ना। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें एश्योरेंसेस, लीगल एश्योरेंसेस चाहिए कि आप ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जाना टेररिज्म के पास जाएं। देखिए, एक मेन पॉलिटिकल पार्टी जितनी मर्जी उसकी लीडरशिप करप्ट हो, उसको ये ब्रांड कर देना कि यू आर अ टेररिस्ट पार्टी, नॉट एक्सेप्टेबल। बट शेठी साहब, ये लेन देन एश्योरेंसेस करके भी अनवर मजीद साहब के घर पर रेड होती है या उनके दफातर के ऊपर रेड होती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो वहां पर कितनी लाकानूनियत मुख्तलिफ तरीकों से फैलाते हैं, आईजी को फोर्स लीव पे भिजवा देते हैं, कुछ भी कर यार, मगर वो टेररिज्म तो नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये टेररिज्म के खिलाफ कानून है। अगर हम मानते हैं, एक सेकंड के लिए माने कि वो सारी बातें सही है कि उन्होंने शुगर लॉबी को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने आईजी को कहा कि जाओ जी घर जाओ, ये टेररिज्म तो नहीं है ना यार, दिस इज पॉलिटिक्स। ये कहाँ नहीं होता? आपका ख्याल है पंजाब में आईजी जो है वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई काम कार्रवाई करे या नून लीग के खिलाफ कार्रवाई करे तो वो रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं। तो फिर यहाँ नहीं रहेगा, वहां रहेगा? ऐसे नहीं होता ना। और कौन फैसला करेगा? ना प्राइम मिनिस्टर करेगा, ना एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन करेगी, डीजी रेंजर्स फैसला करेगा? नो, ऐसे नहीं होगा। आप ये कहते हैं कि ये मामला उस वक्त तक कभी भी स्मूथ सेलिंग इसकी नहीं हो सकती जब तक, लेकिन एश्योरेंसेस, मैंने पहले भी कहा था, बट एश्योरेंसेस मिलना ना मिलना नहीं तो फिर ठीक है ना, फिर अग्री कर जाए ना। वो कहते हैं जी कि हम 3 महीने के लिए दे रहे हैं तो, और ये चीजें हम कर रहे हैं, यस ओके, हम तो करना ही नहीं चाहते, वो खत्म हुई बात। ले लें आप 3 महीने, उसके बाद फिर इसी को एक्सटेंड करते जाएं। वो तो इसलिए आपको 6 माह या पूरा साल या अनलिमिटेड नहीं दे रहे कि फिर आप पता नहीं क्या करना शुरू कर देंगे। बट कभी परफॉर्मेंस रिव्यू तो नहीं मांगा ना, मतलब आल्दो देखिए, सिंध हुकूमत की मर्जी से सिंध रेंजर वहां पर मौजूद हैं, सिंध हुकूमत की मर्जी से टेक्निकली उनको पावर्स दी जा रही हैं, लेकिन क्या परफॉर्मेंस रिव्यू मांग सकते हैं? मगर तो मांग सकते हैं, वो मांगेंगे, उनको देगा कौन? यहाँ नैब का रिव्यू नहीं कोई देता तो वहां उनको देगा कोई? कम ऑन, लेट्स बी रियलिस्टिक यार। ठीक है, आज तक जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने, रेंजर्स ने जो भी इल्जाम लगाए हैं, आधे तो इल्जाम मीडिया के जरिए इस्तेमाल किए। कौन से प्रोसिक्यूशंस हुई हैं मुझे आप बताएं? बदनामी हुई है ना एक सियासी जमात की। भाई कुछ लाइए तो सही, अगर है आपके पास तफ्तीश तो पूरी करके आए। ऐसे ना करें एक पार्टी को, सियासी पार्टी को बदनाम करना। ये दिस इज द प्रॉब्लम कि जब हम ये अपनी अर्नेस्टनेस और जेलसनेस में हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड कि नेशनल इंटरेस्ट आल्सो मींस के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्नर नहीं किया जाता, अकबर बुगटी को मारा नहीं जाता, ये चीजें नहीं की जाती, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी नहीं दी जाती। जब आप ये काम पे जाएंगे तो फिर यही एलियनेशन होगी। फिर फॉरेन पावर्स जो हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके मुल्क के अंदर फिशिंग करेंगे और ये जो एलियनेटेड लोग हैं उनको उकसाएंगे, उनको फीड करेंगे। तो आप ना करेंगे। आप सब, आपने सीखा नहीं कुछ 1 यूनिट से, आपने बांग्लादेश सेपरेशन से कुछ नहीं सीखा। नहीं,
तो फिर तो इसलिए आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपका जो मौक़िफ़ है वो जज्बाती है, मुहिब्बुल वतनी है उसके अंदर, मगर सियासी तौर पे इट्स मिसप्लेस्ड। लफ्ज़ मिसप्लेस्ड, इसी से अगला टॉपिक शुरू होगा कि कुछ लोग मिसिंग हैं। ब्रेक के बाद से बात होगी। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इसी साल के शुरू में सलमान हैदर साहब को अबडक्ट किया गया इस्लामाबाद से, और भी कुछ लोगों को पंजाब से के मुख्तलिफ हिस्सों से अबडक्ट किया गया। गुज़िश्ता रोज़ गालिबन सेनेट के अंदर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जनाब बलीगुर रहमान साहब ने कहा कि इस हवाले से अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई कार्रवाई आगे नहीं जा सकी। चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा था कुछ लीड ज़रूर मिली हैं, उन्होंने कहा कि मैं इंटेलिजेंस एजेंसी से हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। शेट्टी साहब मुझे बताएं, जब हमने ये मामला डिस्कस किया था आपने तो कहा था कि जी 2-3 दिन में 4 दिन में वापस आ जाएंगे, तो आप सही कह रहे हैं, लाइन पिट गई आपकी। पिट गई। और मुझे अफसोस है क्योंकि एक्चुअली मुझे पता तो नहीं था, मगर मैं एडवाइस दे रहा था कि आ जाने चाहिए। उसकी वजह ये है और वो नहीं आए। मुझे याद है कि चौधरी निसार साहब ने भी इसी किस्म का बयान दिया था कि हम तफ्तीश कर रहे हैं और उम्मीद है गुड न्यूज़ जल्दी उनको रिकवर कर लिया जाएगा, या वो आ जाएंगे वापस। वो थोड़ा सा उसने ऐसे किया था, मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया था, ठीक है। मगर दोनों हम बात एक ही कर रहे थे। हमारी दोनों की ये, मेरी असेसमेंट ये थी कि चौधरी साहब की और मेरी भी यही असेसमेंट, मेरी उनकी असेसमेंट थी कि उनके स्टेटमेंट क्या है। अब वो क्या ज़हन में सोच रहे थे, चौधरी साहब की असेसमेंट कुछ और थी, आपकी असेसमेंट चौधरी साहब की असेसमेंट के ऊपर बेस कर। हाँ, चौधरी साहब की क्या असेसमेंट थी मुझे नहीं पता, मगर मेरी असेसमेंट ऑफ हिज असेसमेंट वाज कि वो सबको पता है कहाँ हैं और क्यों हैं। अब वो क्या है, अब तो बात इतनी छुपी हुई नहीं है, अब तो चैनल्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। कुछ एक्स एजेंसी के लोग भी बात कर रहे हैं कि ये लोग जो थे इनकी इन्वॉल्वमेंट है विद सम ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग में एंटी आर्मी इन इन्वर्टेड कॉमर्स, जिसको फौज समझती है एंटी आर्मी, रिमार्क्स और मजाक उड़ाया जा रहा है और रिमार्क्स किए जा रहे हैं। इसलिए इनको उठा के ले गए हैं और उनको सबक सिखा रहे हैं कि जी आप ये छोड़ दें, और ये भी कि जी हो सकता है कि आप यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी। हिंदुस्तान भी ये चाहता है कि आपकी फ़ौज को बदनाम किया जाए। वो तो कर रहे हैं, टेररिस्ट फलाना ढिंगड़ा ये सारा कुछ, प्रॉक्सी वॉर्स ये, और आप जब ये तनकीद करते हैं तो यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी, तो आप ये ना करें। अच्छा, अब बात ये है कि पहली बात तो ये है कि क्या इस चीज़ के ऊपर इतना गुस्सा लेना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि ये सोशल मीडिया, अगर तो आपने सोशल मीडिया को इतना सीरियसली लेना है तो फिर तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया ना इलेक्शन कंट्रोल करता है ना पावर को कंट्रोल करता है। सोशल मीडिया एक अनार्की है एक किस्म की, और आप इसको बंद कर ही नहीं सकते। आपने ये 5 लोग ले गए हैं ना, तो ये लंदन में सोशल मीडिया का एक ब्लॉग बन जाएगा, फलानी जगह पे एक ब्लॉग बन जाएगा, फलानी जगह पे एक ब्लॉग बन जाएगा। कैसे रोकेंगे आप? एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं हर जगह पे, लिबरल लोग हैं, जमहूरियत पसंद हैं, दे हैव इश्यूज विद द पॉलिटिकल रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो वो करेंगे। ये तरीका नहीं है। या तो आप उनके साथ एक सेंसिबल डिबेट में हिस्सा लें, और गाली गलौज और उठा के ले जाना, इससे बिल्कुल कोई चीज़ हल नहीं होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ ठीक है एंकर्स बात नहीं करेंगे, मगर क्या हेडलाइंस नहीं बन रही इंटरनेशनल कम्युनिटी में? क्या आपका जो सारा मौक़िफ़ है कि हम एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, हम एक जमहूरी रियासत, ये सारी बातें आप कर रहे हैं, तो वो कहाँ धजियाँ उड़ा रहे हैं आप? अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता किया गया इस हवाले से, पिटीशन फाइल की जा रही है। नहीं, वो कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट जो उसने वो पहले किया था कि जी मिसिंग पर्सन्स ढूंढें, ये करें वो करें, उस वक्त तक 2 चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूं। एक ये कि शायद उनको इसलिए रिलीज नहीं किया जा रहा कि इंफॉर्मेशन ली जा रही है, इंटेरोगेशन किया जा रहा है ताकि केस बनाए जाए अंडर द न्यू साइबर क्राइम्स, और फिर इनको रिलीज करके केस बना दिया जाए, या इनको हैंड ओवर कर दिया जाए टू द पुलिस
कि जी इनको ये केस किया गया है अंडर एक्स लॉ वाई लॉ, ये एक। दूसरा ये है कि इनको सिखा के, सबक सिखा के छोड़ दिया जाए कि भाई अगर अगली दफ़ा किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम ये फिर आपको ऑफिशियली पकड़ के ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे और आपके ऊपर ये एंटी नेशनल। मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो कानून के अंदर इतना कुछ है, आइन के अंदर मौजूद मेरा है ख्याल है कि कि रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ अगर आप ये आप, मेरा ख्याल है वो इंटेरोगेशन हो रही है, वो कन्फेशंस ले रहे हैं और फिर तफ्तीश कर रहे हैं। उनका ये मतलब है कि इनको एक दफ़ा छोड़ दिया तो फिर इनमें से कुछ लोग इधर उधर ना हो जाएं, फिर हमें तफ्तीश ना हो पाए, तो ये शायद तफ्तीश कर रहे हैं। अब बात ये है कि ये सारी जो जिस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है, ये काबिल मंजूर नहीं है यार, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लोगों को उठा के ले जाना और लितर मारने और फिर कन्फेशंस ले लेने और फिर आपने तफ्तीशें करनी। और मैं कहता हूँ कि ये एक बंदे के साथ भी आप करेंगे ना तो ये 5-6 हो गए अब, और ये इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है। अब ये हर जगह पे ये इशू बनता जा रहा है और जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ अगर लोग डरते हैं कि शायद उनको आप उठा के ले जाएंगे, ये नहीं, दिस इज नॉट द वे टू डील विद। मतलब अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट तक तो ये बात चली गई है, वो भी ये बात कह रहे हैं। फिर ये हिंदुस्तान इसको इस्तेमाल करेगा, यूनाइटेड नेशंस में करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, यार कहाँ ले जा रहे हैं आपकी बात। ये ब्लॉगर्स हैं, ये ब्लॉगर्स को आप इस तरीके से डील करते हैं। बट अगर जाहिर बात है आपने आज तक एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ जो कि मर्डरस थ्रेट्स, वायलेंट थ्रेट्स एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो लिबरल लोगों के ऊपर कर रहे हैं। आपने उधर तो एक्शन नहीं लिया, ना हुकूमत लेने के लिए तैयार है, ना आप ना सिर्फ लिबरल लोगों के खिलाफ, उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ, इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ, पार्लियामेंट के सामने एक कंटेनरों के ऊपर बैठ के वो लोग कर रहे थे। वो तो करते नहीं। मीडिया ने उनका ब्लैकआउट किया, सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक उनके क्लिप्स मौजूद है। और मैं क्या कहूँ कि मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि यू आर हर्टिंग योर कॉज। इस तरीके से नाम डील करें, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बदनामी और होगी। आप, हमें मालूम है बड़े पावरफुल हैं, आप जो चाहें कर लेते हैं, मगर इससे आपका फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद दिस इशू। आपका ख्याल है धमकी, फेयर इस फैक्टर के साथ करेंगे, सिर्फ ये इशू उठ के पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। कितने लोगों को आप पकड़ के लेके जाएंगे, कितनी आप वेबसाइट्स को आप बंद करेंगे। एक वेबसाइट बंद करेंगे 10 और खुल जाएंगी और फिर रीट्वीट होनी शुरू हो जाएंगी, फिर ट्विटर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, फॉल्स अकाउंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? बल्कि लोग उस एक्साइटमेंट के अंदर ज्यादा फॉलो करेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये होगा। छोड़ दीजिए इस चीज को, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ये बिल्कुल वही बात है। मैक्सिमम ये है कि आप सीक्रेट तरीके के साथ ये साइट्स को ब्लॉक कर दें, हैक कर दें, ताकि तकलीफ होनी शुरू हो जाए। जैसे अगर जब तुम्हारे खिलाफ कोई ट्वीट करता है तुम ब्लॉक कर देते हो उनको। ये तो नहीं करते कि जी आप पहुंच जाते हो FIR कटवाने। बस ये मैं तो ब्लॉक भी नहीं करता। तो आप तो ब्लॉक भी नहीं करते, तो मतलब है ज्यादा ब्लॉक कर दें आप, मगर ये ना करें जो कर रहे हैं। इसके साथ आपको वक्त खत्म हो गया। आपकी रेपुटेशन को धज्जियां लग, आप मतलब है कि इट्स नॉट राइट, वेरी अनप्लेजेंट। और कानून में इजाज़त मौजूद जरूर है कि इन लोगों ने अगर कानून के खिलाफ कुछ किया है तो उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ऐसे क्लॉजेज मौजूद हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।